राज्यों का पुनर्गठन, जब जो है आपका देश धर्म के आधार पर बंट सकता है तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो जैसे ही अपना देश आजाद हुआ तो भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने का क्रम जारी हुआ और मांगे उठने लगी कि हम फलाना भाषा बोलते हैं इसलिए हमको एक राज्य बना दीजिए, हम फलाना भाषा बोलते हैं इसलिए हमको एक राज्य बना दीजिए। बात समझ गए? जब ये मांग तेज हुई तब सरकार और राष्ट्रपति, सरकार में प्रधानमंत्री थे आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू, श्री राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जब ये बात सुने कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने का मांग हो रहा है तो उन्होंने एक आयोग का गठन किया। बात समझ गए? उस आयोग का नाम था एसके धर कमेटी। एसके धर कमीशन का गठन किया और इनका पूरा नाम श्याम कुमार धर है। 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एसके धर कमेटी का गठन किए थे। एसके धर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त यानी कि रिटायर जज थे। बात समझे? और एक कमेटी का गठन कर दिया गया और उनसे कहा गया कि जरा बताइए तो अध्ययन करके कि क्या भारत को राज्यों का जो गठन होने वाला है भाषा के आधार पे हो कि किसके आधार पे हो। तो एसके धर कमेटी पूरा मेहनत किया, जांच पड़ताल किया कि क्या भारत को भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन कर देना चाहिए कि नहीं। अब जो है जब इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया 10 दिसंबर 1948 को, इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि नहीं, भारत को भाषा के आधार पर नहीं बांटिए। 1947 में, बात समझे, धर कमेटी का क्या हुआ था? गठन। 1947 में क्या हुआ? अरे क्या हुआ था? गठन हुआ, ठीक। 1947 में राजेंद्र बाबू के द्वारा धर कमेटी का क्या कर दिया गया? गठन। ये अपना रिपोर्ट दिया 10 दिसंबर को 1948, ठीक। अपने रिपोर्ट में धर साहब कहे थे कि नहीं, भारत को भाषा के आधार पर नहीं बांटिए, या राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर करना ठीक नहीं रहेगा। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। आपके बिहार में 10 गो भाषा बोला जाता है, नहीं बोला जाता है? पटना में चिंता ही रे, उधर सिवान छपरा चल रही है तो रउआ रउआ लोग कह के बोलता है, आरा बक्सर चल रही है तो भोजपुरी का थोड़ा सा स्टैंड मिलता है, मगही है, अंगिका है, नहीं है, छह। अब बताओ बाबू तुम लोग कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों को बांट दिया जाए तो बिहार में कई राज्य हो जाता। मिथिला अलग राज्य होता, पटना एक अलग राज्य होता, अंगिका एक अलग राज्य होता, मगही एक अलग राज्य होता, भोजपुरी एक अलग राज्य होता कि नहीं होता? तो एसके धर साहब कहे थे कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं कीजिए। ये 10 दिसंबर 1948 को अपना रिपोर्ट सौंपे थे सरकार को। बड़ा दिक्कत हो गया। तब कांग्रेस ने एक और स्टैंड लिया। कांग्रेस ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक और कमेटी गठित कर देते हैं। अगला जो कमेटी गठित किया इसी दिसंबर 1948 में, 1948 में इस समिति का नाम जेवीपी समिति। आप पढ़े भी होंगे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में। तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और ये पटेल जी की अध्यक्षता में एक आयोग का फिर गठन किया गया दिसंबर 1948 में। बात समझ गए? और इनको कहा गया कि जरा सा धर कमेटी का जो रिपोर्ट आया है कि आप भारत को भाषा के आधार पर नहीं विभाजित कीजिए। जेवीपी समिति ने भी इनका फोटोकॉपी कहा कि ठीक कह रहे हैं धर कमेटी, भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने जो बात धर कमेटी कहा वही बात जेवीपी कमेटी कहा। बात समझ गए? इन दोनों लोग का रिपोर्ट का सेम बात है कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। और जब नहीं होना चाहिए तो ठीक है, नहीं होगा।
एक नाम बड़ा फेमस है यहां पे, पोट्टू श्री रामुल्लू। बात समझ गए? ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? तमिलनाडु के रहने वाले थे। आपको पता भी होगा बच्चा कि उस समय भारत में 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां थी अंग्रेजों की, थी? देखो बाबू इधर देखो, ये भारत अंग्रेज ये जो है अंग्रेज जो है भारत छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है? लेकिन भारत में अंग्रेजों की 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां काम करती थी। ये मुंबई, माने इनका गढ़ था। एक इलाका ये था, एक इलाका ये था और एक इलाका ये था। इसको कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसियां थी। बात समझ गए? कोई आंध्र प्रदेश नामक जगह नहीं था, ठीक है? पोट्टू श्री रामुल्लू यहीं के रहने वाले थे। आज जब बचपन में थे ना, बचपन में थे तो गर्भावस्था के कारण इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद इनकी एक नाबालिग बेटी थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद इनकी माताजी और पिताजी भी अपने गति को प्राप्त हो गए। रामुल्लू को बाहरी दुनिया से मतलब ही नहीं रहा। बात समझ गए? वो समाज सेवा के कार्य में लग गए बचपन से ही। एक वक्त देखिए, वो आदमी जो अपने जियते अपने बीवी को अग्नि दिया, अपने बच्चे को अग्नि दिया, अपने पिता को अग्नि दिया, माता को अग्नि दिया, परिवार खत्म हो गया। परिवार खत्म हो जाने के बाद रामुल्लू साहब की मनोदशा समझिएगा कि वो कितने अकेले रह गए होंगे। बात समझे? तो वो सीधा गांधी जी से संपर्क किए। गांधी जी के हर एक मोमेंट में रामुल्लू साहब जो है सक्रिय भाग लिए थे, काहे कि उनका परिवार कोई था नहीं अब सब, ठीक है? वो चले आए गांधी जी के साबरमती आश्रम में। गांधी जी का चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे जितना भी भारत में गांधी का वो आंदोलन हुआ है, सब में ये सक्रिय कार्यकर्ता की तरह भाग लिए थे और गांधी जी के बड़ा प्रिय थे ये रामुल्लू साहब। रामुल्लू जिद पे बैठ गए कि ये काम कीजिए। नेहरू जी को बोले कि ये काम कीजिए, इसमें से जो है कुछ लोग तेलुगु बोलता है, तेलुगु बोलने वाले के लिए एक अलग राज्य का गठन कर दीजिए। बात समझ गए? और गांधी जी के प्रिय थे ही। गांधी जी बेचारे शहीद हो गए थे, रामुल्लू अकेले पड़ गए। गांधी जी का एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस है रामुल्लू के लिए कि अगर रामुल्लू जैसे 11 और सदस्य होते हमारे पास तो अंग्रेज एक ही साल में भारत छोड़ के चले गए होते। ये गांधी जी बोले हैं रामुल्लू के लिए। बात समझ गए? अब आप पूछिएगा कि गांधी जी 11 सदस्य काहे बोले? तो गांधी जी प्रेरित थे, लियोनार्डो दा विंची का एक चित्र है द लास्ट सफर और मोनालिसा, ये आप जानते भी होंगे। तो द लास्ट सफर में देखिएगा लियोनार्डो दा विंची के बगल में 6 आदमी, लियोनार्डो दा विंची के इस बगल 6, इधर दोनों तरफ 6 आदमी थे और बीच में लियोनार्डो दा विंची बैठे थे। कभी उनका आप फोटो देखिएगा, दिखा दे फोटो द लास्ट सफर का, देखो। तो एक तरफ लियोनार्डो दा विंची के द लास्ट सफर की कृति में 6 आदमी इधर बैठे, 6 आदमी इधर बैठे और बीच में लियोनार्डो दा विंची। तो गांधी जी ने 11 इसलिए मांग किया था कि एगो तो है मेरे पास, रामुल्लू एगो है, रामुल्लू जैसा 11 गो और हो जाए तो 12 गो मिल हो जाएगा, तो हम बीच में 6 गो इधर 6 गो इधर, तब हम अंग्रेजों को आसानी से भगा सकते हैं। तो कभी स्टेटमेंट टाइप का एक क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी ने 11 सदस्यों का मांग क्यों किया था, ये एक स्टेटमेंट दिया था। बात समझ गए? चलो यहां लिखते हैं बच्चा, द लास्ट सफर का फोटो दिखाओ। छप्पन दिन नहीं बच्चा, 56 दिन तो कोमा में थे।
देखिए, लियोनार्डो दा विंची का एक चित्र है द लास्ट सफर। लियोनार्डो दा विंची बीच में बैठे हैं, यहां बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 आदमी इधर, 1 2 3 4 5 6 आदमी इधर, 6 6 12। वैसे ही गांधी जी बोले थे कि रामुल्लू जैसे 11 और होते, एक रामुल्लू जिंदा है, 11 और होते तो 12 को हो जाते, तो गांधी जी बीच में बैठते हैं, 6 गो इधर 6 गो इधर। बात समझ गए? तो गांधी जी बोले थे कि रामुल्लू जैसा 11 और सदस्य होता तो हम अंग्रेजों को 1 साल में भारत से भगा देते। इतने प्रिय थे गांधी जी के, गांधी जी के आश्रम में रहते थे, गांधी जी के साथ ही रहते थे। और जब वो नेहरू जी से मांगे कि हमको भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन कर दीजिए, नेहरू जी बात नहीं सुने, इग्नोर कर दिए, आश्वासन दिए कि हाँ ठीक है इस पर विचार किया जाएगा। विचार ऐसा किए कि फिर जो है गड़बड़ हो गया। रामुल्लू खिसिया गए कि हर एक मोमेंट में हम आजादी के भाग लिए और गांधी जी के साथ रहे, इतने चर्चित आदमी, और हमारा ही बात लोग नहीं मान रहा है। अनशन पे बैठ गए। बात समझे? बिना खाए पिए बेचारे 58 दिन तक रहे रामुल्लू साहब। 56 दिन तो ही जिंदा रहे, सांस चला, होश में थे, आदमी को पहचान रहे थे। लास्ट का 2 दिन जो है वो बचे नहीं, कोमा में चले गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। आप जरा सा पढ़े लिखो जैसा सोचिएगा कि एक आदमी जिसका पूरा परिवार तबाह हो चुका है बचपन में ही, वो इंसान गांधी जी के साथ भारत की आजादी के लिए हर एक मोमेंट में उनका कदम से कदम मिला करके उनके साथ चला, और आज जो नया सरकार बनी है उसकी बात नहीं सुन रही है। वो किसके लिए धरना पे बैठे थे? एक विशेष समुदाय के लिए जो तेलुगु भाषा बोलते थे। तेलुगु भाषा वाले लोग, जब ये रामुल्लू मरे ना 15 दिसंबर 1952 को, 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू साहब की मृत्यु हो गई। हिंसा इतनी खतरनाक हुई वहां पे, इतनी खतरनाक हिंसा हुई कि उसकी आवाज दिल्ली तक पहुंची। तमिलनाडु को जला दिया गया, ये इलाका, आंध्र प्रदेश कुछ नहीं था, ये इलाका को जला दिया गया, सरकारी वाहन जला दिए गए, घर तोड़ दिया गया, आगजनी की गई, हिंसा हो गई। और यहां इतनी तगड़ी हिंसा हुई कि दिल्ली में बैठे नेहरू जी के पास आवाज गई, जो वही नेहरू कभी इग्नोर कर दिए थे इस बात को। रामुल्लू की मृत्यु के बाद 15 दिसंबर 1952 को जैसे उनका मृत्यु हुआ, वहां का एक समुदाय भड़क गया। बताइए कि इतना दिन से बेचारे खाए पिए हैं, सरकार के कानों तक आवाज नहीं पहुंचा। तब 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू बेचारे शहीद हुए। उसके बाद वहां जो हिंसा हुई, नेहरू जी ने आनन फानन में, कोई बिना सोचे विचारे ऐलान कर दिए 19 दिसंबर 1952 को, 19 दिसंबर 1952, रामुल्लू मरे हैं 15 दिसंबर को 1952 को, ठीक है, 4 दिन बाद इतनी तगड़ी हिंसा हुई वहां पे। नेहरू जी जो है वहां पे ऐलान कर दिए कि हाँ बांट दिया जाएगा, आप लोग शांत हो जाइए। नेहरू के आश्वासन से वहां के लोगों को शांत कराया गया, वो शांत हुए, और हिंसा जैसे ही शांत हुई 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को बच्चा आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। तो आंध्र प्रदेश, ये जो तमिलनाडु का 13 जिला लेकर के बनाया गया था, ये पूरा तमिल था, तमिलनाडु का 13 जिला लेकर के आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। बात समझे? तो भाषा के आधार पर तेलुगु भाषियों के लिए भारत में गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को? हम अभी तक आपको कुछ पढ़ाए हैं? कुछ पढ़ाए हैं तो बताइए। हम कुछ बोले? हम बोले कि जैसे देश आजाद हुआ, एक इस्लाम धर्म के लिए अलग देश बन सकता है, तो भाषा के आधार पर अलग राज्य क्यों नहीं बन सकता है? यही मांग तेज उठी। इलाहाबाद के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे एसके धर, श्याम कुमार धर, इनकी अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई और अध्ययन करने का काम सौंपा गया राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कि आप जरा सोच करके बताइए कि क्या भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए। इन्होंने रिपोर्ट कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर नहीं कीजिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कीजिए। कांग्रेस की कार्य समिति बैठक जयपुर में हुई और जयपुर से भी एक जेबीपी समिति का गठन किया गया।
एस के धर कमेटी 10 दिसंबर 1948 को अपना रिपोर्ट दिया। दिसंबर 1948 में ही जेबीपी समिति का गठन हुआ। बात समझ गए? जेबीपी समिति ने अपना रिपोर्ट दिया था 1 अप्रैल 1949। 1 अप्रैल 1949 को अपना रिपोर्ट दिया और कहा कि नहीं, धर कमेटी सही कह रहा है कि भारत को भाषा के आधार पर अगर राज्यों का गठन किए तो भारत के इतने राज्य हो जाएंगे, अभी तक 400-500, 2000, 1000 राज्य होते, इसलिए नहीं बांटिए। ठीक फोटोकॉपी इनका हुआ, डेट याद रखिएगा, अभी इसमें मिलेगा। उसके बाद रामुल्लू खिसियाते हैं, 58 दिन तक अनशन करते हैं। 15 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है 1952 में। सरकार आनन फानन में 19 दिसंबर को घोषणा करती है कि आंध्र प्रदेश एक राज्य बनाया जाएगा, और उसके बाद अगला साल 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया, जो भारत का प्रथम राज्य हुआ भाषा के आधार पर गठित होने वाला। बात समझ गए? इसी चीज को इसमें पढ़ लिया जाए और आगे बढ़ा जाए। यहां तक समझ गए ना? एस के धर कमेटी का गठन कब हुआ? 1947। ये अपना रिपोर्ट कब दिया? 10 दिसंबर 1948। जेबीपी कमेटी का गठन कब हुआ? दिसंबर 1948। विचार करने के लिए कहां के अधिवेशन में? जयपुर के अधिवेशन में। ठीक है। जेबीपी कमेटी ने भी अपना रिपोर्ट कब दिया? 1 अप्रैल 1949। और क्या कहा? सेम फोटोकॉपी कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कीजिए। आप भाषा के आधार पर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? उसके बाद रामुल्लू जैसी घटना होती है और बेचारे शहीद होते हैं, हिंसा भड़कती है, आनन फानन में वहां पर राज्यों का गठन किया जाता है। कोई समस्या गणेश हो तो बताइए, आगे बढ़ जाए? बोलो बच्चा, आगे बढ़ जाए? कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलो, ये सब डेटवा यहां पे याद रखिएगा, कभी कभी यहां से प्रश्न उठता है, तो यहां का डेट जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डेट याद रखिएगा तो बढ़िया होगा। ठीक है। चलो बाबू, देखो ध्यान से, देखो बच्चा, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को मद्देनजर रखते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे और कहां के हाईकोर्ट के जज थे? एस के धर, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर, श्याम कुमार धर। 4 सदस्यीय, कितने सदस्य? 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और ये गठन हुआ था 27 नवंबर 1900। एक साल बाद ये अपना रिपोर्ट दिया था 10 दिसंबर 1900 को। प्रस्तुत अपने रिपोर्ट में भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर ये राज्यों को बांटने का सुझाव दिए कि राज्यों का गठन करना ही है तो आप वित्तीय व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार, इन सब उपायों को लेकर चलिए जिसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। बात समझ गए कि नहीं? इस आधार पर राज्यों को बांटिए। अच्छी बात है। ये अपना सुझाव दे दिए, सुझाव देकर चले गए। बात समझे? कांग्रेस ने भी कहा कि नहीं, एगो अगर टीम गठित हुई है तो एक और होना चाहिए। ठीक है। इसी धर आयोग के जो बात था, धर आयोग के निर्णय की समीक्षा करने के लिए दिसंबर 1948 में ही, आप याद कीजिए, धर आयोग जो रिपोर्ट दिया था 10 दिसंबर 1948 को दिया था, फिर उसी दिसंबर 1948 में, ये क्रम से चलिएगा डेट, उसी दिसंबर 1948 में धर कमेटी की जगह जेबीपी समिति का क्या कर दिया गया? गठन किया गया। 1 अप्रैल 1949 को ये भी अपना रिपोर्ट दे दिया। अभी ना बोले हैं, रिपोर्ट में सेम फोटोकॉपी कहा गया कि नहीं, धर आयोग सही कह रहा है, आप जो है भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं कीजिए। आगे देखिए, जब इनकी मांग को खारिज कर दिया गया, इसके भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मांग खारिज किया गया, तब मद्रास राज्य के तेलुगु वासियों ने पोट्टी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में 19 अक्टूबर 1952 को आंदोलन प्रारंभ हो गया। और ये आंदोलन था, आमरण अनशन था, न कुछ खाएंगे न कुछ पिएंगे, ऐसा था। प्यासे मरे थे, भूख से मरे थे 58 दिन तक, सांस चलते रहा।
जितना शरीर का फैट वेट था सब बर्न होने में समय लगता है, धीरे 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 कमजोर होते चले गए और एक ऐसा दिन आया बेचारे चले गए। 58 दिनों बाद 15 दिसंबर का दिन रामुल्लू को क्या हो गया, मृत्यु। और वहां पे क्या हो गई, हिंसा। हिंसा उठ गई। अहिंसा को शांत करने के लिए आनन फानन में सरकार को घोषणा करना पड़ा। घोषणा क्या करना पड़ा कि भाषाई आधार पर राज्यों का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। देखो बाबू, फलस्वरूप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 19 दिसंबर 1952 को तेलुगु भाषी के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन का मंजूरी दिए। और ये गठन अस्तित्व में आंध्र प्रदेश कब आया, 1 अक्टूबर 1900, गांधी जी के जन्म के एक दिन पहले। ये डेट याद रहेगा। हाँ, तो 1 अक्टूबर 1953 को यह अस्तित्व में आ गया। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया, जिस समय यह गठित हुआ उस समय उसकी राजधानी कहां बनाई गई, कर्नूल। कर्नूल बनाई गई। तो देखिएगा, अगर 100 लोग या 20 लोग 50 लोग एक जगह है, अगर एक के साथ अगर आप कुछ अच्छा व्यवहार कीजिएगा तो सब उम्मीद करेगा कि नहीं हमको भी ऐसा चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे एक लोग का फीस माफ हो जाए, अगर लड़की सबका फीस माफ हो जाए तो लड़का सब नहीं आवाज उठाएगा कि काहे दुर्नीति कर रहे हैं, तो हमरो फीस माफ कीजिए। होगा कि नहीं होगा। ये क्यूरियोसिटी है, मानव का नेचर है, ऐसा होना तय है। अगर लड़का सबका फीस माफ कर दिया जाए देवता समझ के, तो लड़की सब कहेगी कि नहीं वो देवता है तो हम देवी हैं, इसलिए हमारा भी फीस माफ होना चाहिए। तो नेहरू जी पे इतना खतरनाक प्रेशर आया कि अगर आप भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग पुनर्गठित करके राज्य बना सकते हैं तो हम गुजराती बोले छो, हमको गुजराती के लिए एक अलग राज्य बना दीजिए। हम मराठी बोलते हैं, मराठी के लिए अलग बना दीजिए। हम भोजपुरी बोलते हैं, अलग बिहार बना दो। हम तमिल बोलते हैं, हम तेलुगु बोलते हैं, हम मलयालम बोलते हैं, अलग अलग राज्य बनाइए। अब बताइए क्या ये बात सही था, सही था। तो अनेक राज्यों के द्वारा भी यह मांग उठने लगा कि अगर आप आंध्र प्रदेश को बना सकते हैं तो हमें क्यों नहीं बना सकते हैं। ये दुर्नीति कैसा बात समझ, दुर्नीति मतलब समझते हैं, एक के साथ कुछ और व्यवहार, एक के साथ कुछ और व्यवहार। अब अलग अलग राज्यों से मांग उठने लगी बच्चा। इसके बाद अन्य भाषाओं द्वारा अलग राज्य की मांग तेज हो गई। अब थोड़ा सा और सावधान हो जाइएगा और इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक अंतिम कमेटी बनाई गई, फजल अली। बात समझ गए। 29 दिसंबर 1953, अब सोचिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आ गया। उसी 1953 के दिसंबर महीने में एक आयोग का गठन करना पड़ा। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 साल बाद अप्रोक्स नहीं हो गया, 1 साल 1 महीना बाद फिर एक आयोग का गठन किया गया। सरकार प्रेशर में थी, अगर एगो को बांटे हैं तो सब मांग कर रहा है हमें भी बांटिए। सरकार क्या जवाब देगी। एक बहाना मिल गया था कि अगर नहीं बांटिएगा तो हम आंध्र प्रदेश जैसा हिंसा करेंगे, हिंसा होगा तो अपने आप बांटोगे। तो सरकार हिंसा नहीं होने देना चाहती थी, तो लोगों को समझाया कि अच्छा रुक जाओ, घबराओ मत, बांटेंगे, राज्यों का पुनर्गठन हम करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। एक आयोग बनाए, इस आयोग का नाम न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। और यह गठन डेट याद रखिएगा 29 दिसंबर 1900। इसमें 3 सदस्य थे, एक फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू साहब थे और के.एम. पनिक्कर साहब थे। बात समझ गए। एसके धर कमेटी में कितने सदस्य थे, 4। एसके धर में कितने, जेबीपी में कितने, 3, जेबीपी में कितने और फजल अली में कितने, 3 सदस्य थे। कोई समस्या। कब किसका गठन किया गया, कब कौन रिपोर्ट सौंपा, ये डेटवा आप जो है ध्यान रखिएगा।
तो जो बतवा हम कह रहे हैं तो आप समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये डेटवा पूछता है तो आपको लगता है कि हम नहीं पढ़े हैं, तो बात जो है वो सीधा है। पहले ऐसे होता था, ये तो जब से हम लोग आए तब से नहीं सब होने लगा जी। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है कि आप लोग बैठे हुए हैं ये बारिश के दिनों में कि भी पढ़ रहे हैं। बात समझे कि नहीं? बारिश आया है, जब आप लोग पढ़ रहे थे तो बारिश बहुत तेज आया है। बात समझे? नाचो नाचो, आज छोड़िए आगा। चलिए देखो बच्चा, नाचो। फजल अली कमेटी ने अध्ययन किया, कई मीलों तक ये पैदल चले, भारत के अनेक राज्यों में गए, लोगों से बतियाए, इंटरव्यू लिए और हजारों किलोमीटर चलने के बाद 1953 में गठित हुआ था। 19 दिसंबर 1953 ये रिपोर्ट दिए थे 1955 में। बात समझे कि नहीं? 1955 में ये अपना रिपोर्ट दिए। कुछ घटल बा, कुछ घटल बा, बतिया रहे हैं। ब्याह करवल का जब हम बोले तो मत बोलो बच्चा, काहे कि कौन बात आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, सही हो जाएगा, आप बतियाइएगा, क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा, तो फिर कैसे सही कीजिएगा? तब क्वेश्चन गलती होगा तो कहिएगा हम पढ़े नहीं हैं, मास्टर पढ़ाया नहीं है कि नहीं गणेश? चलिए गणेश जी, तब फजल अली आयोग में कितने सदस्य? 3, के.एम. पनिक्कर, हृदयनाथ कुंडलू और फजल अली। ये अपना रिपोर्ट दिया था 30 सितंबर 1955 को। 19 दिसंबर 1953 में नहीं गठित हुआ था, सॉरी 29 दिसंबर 1953 में यह आयोग गठन किया गया है। दो ऊपर में है, वो नीचे हो गया। हाँ हाँ हाँ, वही थे। इन फजल अली की अध्यक्षता में, यहां का लिखा है न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष के पद पे कौन थे? इस सब में कंफ्यूजन होता है सब जी। चलिए आगे देखिए, इन्होंने जब अपना रिपोर्ट दिया, इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा, देखो इन्होंने कहा कि ऐसा भारत को आप बांटिए, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कीजिए जिसमें भारत की एकता और अखंडता बनी रहे। बात समझे कि नहीं? कि भारत की एकता और अखंडता में कहीं से भी आंच नहीं आनी चाहिए, इस तरीके से आप बांटिए। अपने रिपोर्ट में ये सौंप रहे हैं और सुझाव दिए सरकार को। दूसरी बात कहें कि भाषा और सांस्कृतिक एक रूपता होनी चाहिए, यहां पे एकरूपता हो गया है, एक रूपता बना लीजिएगा। बात समझे कि नहीं? कि एक जगह को बांटिए तो वहां का भाषा मैच करना चाहिए और उनकी कुछ सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए। सांस्कृतिक एकरूपता मतलब कि वो तीज त्योहार एक जैसा मनाए, बहुत ज्यादा डिफरेंट ना हो, उनका खान पान एक जैसा रहे, बहुत ज्यादा डिफरेंट ना हो, उनका तीज त्योहार, शादी विवाह की पद्धति, खान पान की पद्धति, त्योहार की पद्धति, ये सब के सब मिलता जुलता रहे, उस हिसाब से आप राज्यों का गठन कर सकते हैं। उसके बाद एकता और अखंडता सुनिश्चित रहनी चाहिए। पहला बात है कि भारत को ऐसा मत बांट दीजिएगा कि भारत की एकता और अखंडता पर जो है खतरा आ जाए। एकता और अखंडता का मतलब समझते हैं? एकता मतलब यूनिटी, एकता में ही बल है, शुरू से हम पढ़ते आए हैं। और अखंडता मतलब ऐसा ना हो कि भारत खंड खंड में टूट जाए, इसलिए उसके आगे अ लगा दिया गया, अखंडता, यानी कि ऐसा करिए कि भारत अखंड रहे, बिना कोई खंड के रहे, बिना टुकड़े के रहे। दूसरा का सुझाव यह दिए कि भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर राज्यों का गठन कर दीजिए।
एकता और अखंडता के रूप में सुनिश्चित कर दीजिए। बात समझे कि नहीं? आप बिहार में देखिएगा लगभग शादी की पद्धति एक जैसी है, खान पान की पद्धति एक जैसी है बिहार यूपी में। बंगाल में देखिएगा तो एक अलग, बंगाल बांग्लादेश उस समय तो था ही नहीं, बांग्लादेश बंगाले था, तो माछ भात लोग खाता है, दाल के साथ भात के साथ ही लोग मछली खाएगा, है कि नहीं? तो वो बंगाली हो गए। तो उनका एक कल्चर, एक विशेष जगह, आप भारत के नक्शा में देखिएगा तो इतना बड़ा बंगाल है, ये तो आगे चल करके इधर इतना बांग्लादेश बन गया। तो कल्चर तो सबका एक ही था। इस आधार पे कहे की बात ये खान पान एक जैसा हो। छठ मैया झारखंड में भी, हमारे यहाँ यूपी में, चाहे आपके यहाँ बिहार में, सब एक जैसा होता है। छठ मैया का पूजन होता है ना, कांचे ही बास के बहनिया नहीं गीतवा गाया जाता है, बहनी लचकत जाए, सुगा के जे मरबा धनु से सुगा जो है मुरझाए। काचे ही बास के बहनी मतलब समझते हैं का दौड़वा, जब चलिएगा तो वो लचकता है, काहे कि उसमें फल उल रहता है। काचे ही बास के बहनिया, बहनी लचकत जाए, होता है कि नहीं? तो सबका एक कल्चर हम लोग के जैसा है कि नहीं है? कोई दिक्कत? भोजपुरी यूपी में भी बोली जाती है, बिहार में भी बोली जाती है कि नहीं? इस आधार पर उन्होंने कहा कि एक जगह को ऐसा बांटिए जहां पर उनकी सांस्कृतिक विरासत बची रहे, उनके विरासत में आंच नहीं आनी चाहिए। पहले पहले हम कैनी छठी मैया व्रत त्योहार, करिह क्षमा छठी मैया भूल चूक गलती हमार। वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था बनी रहे, वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था क्या रहे, बनी रहनी चाहिए। इनके कहने का मतलब यह है कि सोचो, आपका पूरा बिहार कहां से कंट्रोल होता है? आपका पूरा बिहार कहां से कंट्रोल हो रहा है? पटना से। सारा प्रशासनिक कार्य यही होता है, सरदार पटेल भवन में, सचिवालय में, होता है कि नहीं होता है? पूरे राज्य का सबसे बड़ा न्याय का केंद्र पटना हाईकोर्ट है कि नहीं है? पूरे राज्य का सबसे बड़ा मेडिकल सुविधा पीएमसीएच या आईजीएमएस या पटना एम्स है कि नहीं है? सब जगह से आस छूट जाता है तो लोग कहां की रुख करता है? पटना की तरफ। नियम कहां बनता है? विधानसभा कहां है? पटना में। विधान परिषद कहां है? तो सारे प्रशासनिक केंद्र एक ही जगह बैठा दिया गया। इस आधार पर कहे कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का आप गठन कीजिए, भाषा के आधार पर मत कीजिए। इनका यह सुझाव है। और जिस दिन ये आपके एग्जाम में आएगा ना, तो ये ऐसे वन लाइनर नहीं मिलेगा, वो स्टेटमेंट टाइप का पूछेगा कि कथन ए सही है कि कथन बी सही है, कि दोनों सही है कि दोनों में से कौन नहीं सही है। इस आधार पे आपसे यहां क्वेश्चन बनाएगा, बनाता है जब आप थोड़ा सा खलासी चपरासी से ऊपर का एग्जाम दीजिएगा ना, तो ये सब से जो है आपको मिलेगा। बात समझे? और उन्होंने सुझाव दिया, फजल अली कमेटी ने, सुनो बाबू, फजल अली कमेटी ने सुझाव दिया था कि उस राज्य में जो आप राज्य का गठन कीजिएगा, वहां के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाइएगा, जहां से लोगों का विकास हो सके, विकलांगों को पेंशन मिल सके, उनके लिए अलग व्यवस्था कीजिएगा, वृद्धों के लिए अलग व्यवस्था, बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था, गरीबों के लिए भोजन का व्यवस्था। ऐसे राज्य ऐसे बनाइएगा तो हमारा देश एकता और अखंडता बनी रहेगी। बात समझे? तो जो भी रिपोर्ट में ये सुझाव दिए, तो अच्छा ही सुझाव दिए कि प्रशासनिक सुविधा, वित्तीय सुविधा के आधार पर बांट दीजिए, सांस्कृतिक विरासत और इनकी बची रहनी चाहिए, भाषा एक जैसा मिलना चाहिए, और भारत की एकता और अखंडता को खतरा नहीं होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? इस आधार पर ये अपना रिपोर्ट 1955 में दे दिए, और जैसे ही अपना रिपोर्ट दिए, सरकार को लगा कि नहीं, फजल अली का जो टीम है वो सही कह रहा है, उसके बाद भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया, और उस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों का गठन होने लगा। जब ये अपना रिपोर्ट दिए थे, उस समय भारत में 14 राज्य थे, और इन्होंने रिपोर्ट में कहा था कि काम कीजिए, 2 राज्य और बढ़ा दीजिए, 16 राज्य कर दीजिए। इतना ही ये रिपोर्ट में कहे थे। उसके बाद सरकार हरकत में आई। बात समझे? और सरकार में हरकत में आने के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम, कौन सा अधिनियम? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य
पुनर्गठन अधिनियम। अल्लाह नहीं करो बाबू, मार देंगे हम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित कर दिया गया? कोई भी अधिनियम कब बनता है? कोई भी अधिनियम कब बनता है? जब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं अंतिम, तब वो कानून बन जाता है देश के लिए? नहीं बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। कोई भी अधिनियम बनने से पहले क्या होता है? विधेयक होता है, बिल या विधेयक। बात समझ गए? जैसे अगर आपके लिए कोई कानून लाना रहे संसद को, तो उसको विधेयक बोलेंगे, विधेयक या बिल बोलेंगे। उसके बाद लोकसभा पास करेगी, उसके बाद राज्यसभा पास करेगी, उसके बाद राष्ट्रपति साहब का क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट साहब का सिग्नेचर होगा। और जैसे ही सिग्नेचर होगा, ये बिल या विधेयक तुरंत क्या बन जाएगा? अधिनियम। क्या बन जाएगा? अधिनियम, यानी कि वो नियम बन जाएगा उस देश या राज्य के लिए। बात समझे? तो राज्य का बात होगा तो राज्यपाल का सिग्नेचर होगा, केंद्र का बात होगा तो वो राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा। तब भारत ने फजल आली आयोग के रिपोर्ट पे 1955 में जो वो रिपोर्ट दिए और सुझाव दिए थे, उसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम का कर दिया गया पारित। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 में पारित किया गया और राज्यों का पुनर्गठन का सिलसिला चालू हुआ। बात समझ गए? देखो बाबू, इधर देखो, हल्ला नहीं करो, बाहर आप लोग बोलते कहां है? वो बेचारा सब दुख सुख अपन बतियाता है ना, ये दुख सुख घरे बतिया लिया करो फोन पे, सबका नंबर सबके पास होगा ही कि देखो ना मैं क्या करूं, पापा मछली ला दिए, सावन था घर से फेंका गया, मैं दाल रोटी खा के आई हूं, मैं ये बनाई हूं। ये सब दुख, ये सब में दुख होता है जी लड़की सबका, ये ना होता है। चलो आगे देखो बाबू, इधर देखो बच्चा, नोट। फजल अली आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का सुझाव दिया था। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब समझते हैं ना? क्या समझते हैं? अरे बोलो तेज। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब, क्यों केंद्र शासित प्रदेश की जरूरत है भारत को? जब भारत राज्यों का संघ है तो कभी इस बात को सोचे? केंद्र शासित प्रदेश किसे कहेंगे? बस सीधा बात। उसके बारे में अगर 2-4 लाइन लिखना रहे तो क्या लिखेंगे आप? तनमनी अपनी मानसिकता खलासी चपरासी से ऊपर उठाइए। अगर केंद्र शासित प्रदेश क्यों जरूरी है भारत में, तो इस पे 2-4-10 लाइन लिखना रहे तो आप क्या लिखिएगा? वहां की जनसंख्या कम रहती है और विवाद पे, और बाकी से अलग होना चाहिए, और पौंडीचेरी अलग है, ठीक, और विवाद, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोर्ट कहां से आ गया? हम कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों, कि इसकी जरूरत क्या पड़ी? डायरेक्ट केंद्र का शासन का जरूरत क्यों पड़ गया किसी जगह? कुछ बोलो, अपन अपन सुझाव दीजिए। पानी है? पानी है? बोतल कहीं था? दीजिए सरता। पानी पी के बताएंगे। चलो बाबू, भारत में भी कितने केंद्र शासित प्रदेश है बच्चा? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? नाम आपको याद है? नाम याद है? चलिए गणेश बताएंगे केवल। गणेश जी, अरे रुका बाबू, रुक जाता नहीं मनी। ये
हम आपके सामने भारत का मैप रख दिए। थोड़ा सा आपको मुद्दा से हम लेके चलते हैं ताकि आपका मानसिक समझ विकसित हो सके। बताइए गणेश जी, आठों केंद्र शासित प्रदेश का नाम बोलिएगा, हम लिखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा दिल्ली, एक केवल वही बोलेंगे, लद्दाख। बहन रुको ना, कौन बीच में बोल देती है? पुदुचेरी, अरे बाप, रुक जाइए, दमन दीव, 3 4 5 6, दमन एवं द्वीप, और उसके बाद लक्षद्वीप, और 7 नंबर चंडीगढ़, 8 नंबर छत्तीसगढ़। चलिए, छुपा जाओ, बोलेगा कौन नहीं। अरे रुको, 8 नंबर में दादर, दादर और नगर हवेली। ये अंडमान निकोबार करेजम चल गया, तो आपके हिसाब से तो 9 हो गया। रुक जाओ, अरे रुको, हम गणेश से पूछ रहे हैं बच्चा, काहे तुम लोग एकदम। दादर नगर हवेली 2 बार लिखा गया। ये दमन एवं द्वीप है, ये दादर और नगर हवेली है। हिंदी में लिख दे। आप गणेश हैं? बोले गणेश जी। अब हम कहा जाने, आपके सामने जो आप बोले हम लिखते चले गए। अरे थोड़ा सा गणेश जी को बोलने दीजिए, आप लोग साइलेंट रहिए ना। देखिए तो कहां गलवाया है, हिंदी में लिख दे, चलेगा? हुक हाक मैप आपके सामने देखिए। ऑनलाइन वाला भी देखता होगा तो कहता होगा कि केंद्र शासित प्रदेश में का इतना टाइम लग रहा है। चंडीगढ़ है का नंबर का है? 1 है। दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली 1 है। अभी सही बोले आप। तो अब ये कैसा हो गया? 8 हो गया। कहां इसकी जरूरत पड़ी? हम इसी पे चर्चा कर रहे थे कि केंद्र का शासन यहां डायरेक्ट है, नियंत्रण दिल्ली पुलिस यहां रहती है, सेना रहती है, वहां की राज्य की वहां की पुलिस नहीं है। देखो बच्चा, केंद्र शासित प्रदेशों का जरूरत इसलिए पड़ा कि भारत से कितना दूर है यहां पे। यहां लक्षद्वीप, देखो ध्यान से देखना, लक्षद्वीप कितना दूर है? 18 घंटा लगा था जब हम कोच्चि शिप यार्ड से यहां तक पहुंचे थे। 18 घंटा। बात समझ गए? हम लक्षद्वीप गए हुए हैं। आदमी से ज्यादा वहां नारियल का पेड़ है। एक हिंदू नहीं, एक हिंदू का मंदिर नहीं, वहां इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। बात समझ गए? कैंप करने गए थे हम लोग, सरकार ले गई थी। बात समझे? तो यहां पे जो है, हमारा नाम व्यास जी भी आपको पता है, तो गाने बजाने की तरफ से हम यूपी गवर्नमेंट की तरफ से गए थे। केंद्र सरकार की एक योजना चलती है, एनआईसी, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, राष्ट्रीय एकता शिविर, जहां अनेक राज्यों के प्रतिभागी आते हैं और अनेकता में एकता का एक परिचय होता है। वहां पे सब कार्यक्रम होते रहता है। ये यहां है। ये कितना दूर है? अंडमान निकोबार बहुत दूर है कि नहीं है? है? इन दोनों को पहले जानो कि अगर ये लक्षद्वीप है, सोचो अगर यहां मुख्यमंत्री होता, राज्यों का शासन होता, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये इतने दूर है, भारत सरकार को सेना भेजने में समय लग सकता था। अगर ये दुश्मन देश से समझौता कर ले तब, कि वहां का एगो आराम से, मान लीजिए यहां से ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान को ये लक्षद्वीप की सरकार थी या होगी, तो अगर वहां गवर्नमेंट होती तो वहां पे ये थोड़ा सा कोई एगो द्वीप दे देता, तो यहां से भारत को काउंटर करने में पाकिस्तान को आसानी हो जाता। अरे होता कि नहीं होता? हो जाता। ये आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार है। अब ये चाइना हमेशा फेवर में रहता है इसके। बात समझ गए? बांग्लादेश को सिखैले है, भूटान को सिखैले है, श्रीलंका को सिखैले है चाइना। बात समझ गए? तो अगर ये
अगर वहां एक अलग राज्य सरकार होता तो कोई एक द्वीप अगर दे देता तो अपना नौसेना अड्डा बना लेता कि नहीं चाइना। तो भौगोलिक दृष्टि से जो भारत से दूर है उन पे डायरेक्ट केंद्र का उनका शासन डायरेक्ट दिल्ली से चलाया जाता है कि यहां की राज्य सरकारें नहीं रहेंगी, यहां पे राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया एक राज्यपाल होगा, वही शासन करेगा, उसके सिवा वहां कोई नहीं रहेगा। बात समझ गए? इनके जगह यहां की पुलिस भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंडमान निकोबार पुलिस अलग है, वहां पे सेना काम करती है, वहां पे सीआईएसएफ काम करता है, अर्धसैनिक बल जितने हैं सीआईएफ सीआरपीएफ वगैरह वगैरह ये सब ये काम करते हैं, वहां की अपनी पुलिस नहीं है। भविष्य के खतरे को देखते हुए कि अगर यहां चाइना आ जाता तो नौसैनिक अड्डा बनाता तो भारत को यहां से काउंटर करने में दिक्कत होता, आसानी से वो लड़ सकता था, भारत से लड़ सकता था कि नहीं। इसलिए यहां के जगहों को केंद्र के शासन में रखा गया। केंद्र माने दिल्ली, अरे मोदी जी, और उन्हीं के शासन में डायरेक्ट इसको रखा गया कि नहीं ये दूर है, हो सकता है पगला उगला जाए कोनो मुख्यमंत्री, सावन चलिए रहा है, बाबा का कुछ मार ले दवाई ववाई, उसके बाद पगला जाए, कोनो दुश्मन देश से समझौता कुछ कर ले तब, इसलिए वहां पे केंद्र सरकार का डायरेक्ट शासन रखा गया। चंडीगढ़ को इसलिए बना दिया गया काहे कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, चंडीगढ़ है, दोनों एक के में लड़ न जाए, इसलिए वहां पे न चंडीगढ़ का राज चलेगा, सॉरी न पंजाब का न हरियाणा का, वहां चंडीगढ़ में किसका राज चलेगा? केंद्र सरकार का। दिल्ली को इसलिए बनाया गया काहे कि वहां पे वीवीआईपी मूवमेंट होते रहता है, पूरा संसद, भारत का संसद वही है, राष्ट्रपति भवन वही है, लाल किला वही है कि नहीं है, इसलिए उसको केंद्र के कंट्रोल में रखा गया। दिल्ली में दिल्ली पुलिस दिल्ली के अधीन नहीं रहती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधीन नहीं रहती है। बात समझ गए? जम्मू एंड कश्मीर को इसलिए बना दिया गया काहे कि वो सेंसिटिव जोन है, नहीं है, कुछ हिस्सा आज भी पाकिस्तान के पास है कि नहीं है? अरे नहीं है, चाइना के पास है कि नहीं है? इसलिए वहां पे डायरेक्ट केंद्र का शासन रखा गया। जैसे यहां देखिए, यहां पे इन इलाकों में घुसपैठ ये होते रहते हैं, घुसपैठ की क्रिया होते रहती है, इसलिए यहां पे केंद्र सरकार कानून रखता है। बात समझ गए? वहां की सुरक्षा, वहां का संचार, विदेशी समन्वय सब केंद्र अपने पास रखा हुआ है कि वहां की राज्य सरकारें, मुख्यमंत्री हैं भी जम्मू कश्मीर के तो वो केवल शासन चला सकते हैं, फैसला केंद्र लेगा, रक्षा केंद्र करेगा, विदेशी समन्वय जो भी होगा, चाहे समझौता चाहे व्यापार, वो केंद्र डील करेगा, राज्य डील नहीं करेगा। कोई दिक्कत? पुदुचेरी को इसलिए बना दिया गया काहे कि बेचारा पुदुचेरी अकेले एगो राज्य है और उसका 4 गो जिला है। कौ गो जिला? 4 जिला। देखो तो माहे यहां है केरल में, पुदुचेरी और कराईकल तमिल में है, यनम पुदुचेरी का भाग है आंध्र प्रदेश में है, पुदुचेरी का 4 जिला 3 राज्यों में है, इसलिए वहां पे डायरेक्ट केंद्र का शासन रखा गया। दमन एवं दीप को इसलिए रखा गया क्या है कि ये छोटे छोटे हैं, ये बिखर न जाए, ये छोटे से हैं, दुश्मन देश को कोनो नौसेना अड्डा दे दे फिर गड़बड़ा जाएगा। बात समझे कि नहीं? इसलिए इन सबको भौगोलिक दृष्टिकोण से डायरेक्ट केंद्र का शासन रखा गया। कोई समस्या? चलिए पुराने वापस हम लौट आते हैं। फजल अली आयोग ने 16 राज्यों के गठन का सुझाव दिया। कितने राज्य बच्चा? 16 राज्य। ये सब थोड़ा सा समझ आप विकसित करते रहिएगा, समझ विकसित कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि कैसा भी प्रश्न, कभी आपके समझ का भी क्वेश्चन आएगा ना, हर एग्जाम में 10-15 क्वेश्चन आपके समझ पे डिपेंड करता है कि आप क्या समझ के उसको मार रहे हैं। रट्टू तोता कभी मत बनिएगा, चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा और समझा हुआ चीज दूसरे को समझाने योग्य होता है। अगर आप समझ गए तो समझा सकते हैं, आप समझ गए, कॉन्सेप्ट पे काम कीजिएगा, कहां से ये उठा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, समझे कि नहीं? चलिए आगे आते हैं। तो पहले भारत में बाबू देखिएगा लिखा होगा 16 राज्य 3 संघ राज्य क्षेत्रों का ये सुझाव दिए थे, लेकिन भारत पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संगठन था, एक यूनियन था। फजल अली रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आने के बाद 1960 में 15वें राज्य के रूप में गुजरात का गठन कर दिया गया। और गुजरात का गठन किससे किया गया? मुंबई से जोड़ करके। यहां देखिएगा ये भारत का ये वाला हिस्सा, तो यहां तक पहले का था, मुंबई था, ठीक है, वहां से अलग कर दिया गया। 1960 में इसको क्या कहा गया? ये गुजरात होगा और ये क्या होगा? मुंबई। तो मुंबई और गुजरात का गठन कब किया गया? 1960।
1900, दोनों सटल सटल है तो 1900 ध्यान रहेगा। 15वें राज्य के रूप में गुजरात का गठन किया गया। ये सब के सब क्वेश्चन है, ध्यान से क्या करेंगे रात में। गणेश क्या बोल दिए हो। चलिए, अरे गुजरात और महाराष्ट्र सटल सटल है कि नहीं है, तो सटल सटल से 60, 1960 में दोनों राज्य अस्तित्व में आ गए। आगे देखिए 1963 में असम पहले बहुत बड़का था। 1963 में असम जो है बांट दिया गया और उसे तोड़ करके नागालैंड बना दिया गया। कब? 1963 में। 1963 में किसका गठन किया गया? 16वां राज्य बन गया। 16 राज्य। फजल अली कमेटी का काम हो गया पूरा? नहीं हुआ। 16वें राज्य के रूप में नागालैंड को स्वीकार कर लिया भारत। और ये कब किया? 1900। ये क्या है? ये हाँ, ये नाग और ये तो ये पुलिंग। देखिएगा नगवा तीर तीर के चलता है ऐसे ऐसे करके, तो तीर तीर के नहीं चलता ऐसे ऐसे करके, तो तीर तीर से 63। तो नागालैंड का गठन कब हुआ? भाई नेचर देखिएगा, ये जना रहा है कि हाँ ये नाग देवता है, ये नागिन महारानी है कि नहीं है। तब गुजरात और महाराष्ट्र का गठन 1960 में, जिसमें गुजरात को 15वें राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। अरे फजल अली रिपोर्टवा दिए, उसके पहले 15वें राज्य न था जी, 14वें राज्य न था। तो 15वां राज्य कौन बना? गुजरात। 16वां राज्य कौन बना? नागालैंड। नागालैंड कब बना? 63 में। नागालैंड तीर तीर के चलेगा, ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखिए, असम को एक बार 1963 में छेड़ा गया और असम को एक बार और छेड़ा गया 1969 में। 1969 में असम को एक बार और छेड़ा गया और मेघालय को सह राज्य का दर्जा दिया गया। मेघालय को उपराज्य बनाया गया, अर्थात सह राज्य बनाया गया। पूर्णतः मेघालय को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, सह राज्य का दर्जा दिया गया। काहे? काहे कि लूर लक्षण देखा जाता है कि ठीक ठाक है कि नहीं है। आजकल के विवाह शादी हो रहा है, देखिएगा एगो नया कंडीशन चला है, लिव इन। कैसन? तो लिविंग में रहेगा सब, एक दूसरे का नेचर जानेगा लड़का लड़की, तब ब्याह करेगा। 2-4-6 महीना साथे रहेगा, माइंड विपरीत होगा, कहेगा सब नहीं ये आदमी ठीक नहीं है, इससे हम शादी नहीं करेंगे। तो वो नया नहीं चला है लिविंग रिलेशन, कि एक दूसरे को समझने का हमको वक्त दीजिए। एगो हम लोग के पुरानिया मम्मी पापा थे ना, पापा देखे मम्मी को ना मम्मी देखी पापा को। अब ब्याह शादी हो गया, उन लोग का रिश्ता प्यार मोहब्बत वैसे ही आज बना हुआ है। आजकल का ब्याह कौन ऑर्केस्ट्रा जाके सिनुरे फेंक दे रहा है मुड़ी पे, ले हो गए आज के बाद तो हमार हो गए। सोचिए, ये भी आवा 2 साल बाद एक दूसरे का जान का दुश्मन हो जा रहा है सब। एगो पहले का प्यार मोहब्बत था जो आज अमर है, और आज का प्यार मोहब्बत है। देखिए दुनिया कहां जा रहा है। नहीं फेंका था वो इथिया ले गए, ऐसे ऐसे तो ब्याह हो रहा है। कोई अंडी जी पंडित जी का काम नहीं है, कोई काम नहीं है पतरा उतरा दिखाने का, टेंट गिरवाने का, नात रिश्तेदार को बुलाने का, एक समाज में जैसे विवाह की पद्धति है वैसे करने का। सेनुर लो कहीं मिले फिर चल आज के बाद हमार, बात समझे कि नहीं? ये क्या तरीका है? चलिए, तब मेघालय को पहले क्या कहा गया? लिव इन रिलेशन में रखा गया कि भारत, ऐसे ही सिक्किम को भी रखा गया, सिक्किम को भी सह राज्य का दर्जा दिया गया। पहले उसका लूर लक्षण देखा गया कि रे बाबा तू ठीक है कि नहीं है, तू भारत के हिसाब से चल सकता है कि नहीं, बात समझे कि नहीं? और देखो बाबू, 3 साल कर लूर लक्षण देखा भारत। लूर लक्षण देखने के बाद भारत कहा कि नहीं एक चाल रहन ठीक है, एक साथ जिंदगी बिताया
जा सकता है। तो बचपन से लेके 55 वाला प्यार 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा के साथ मेघालय को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो 1972 में 3 राज्य म से मणिपुर, मे से मेघालय, त्रि से, तो 1972 में 3 राज्य और बना दिए गए। कोई समस्या? मे त्रि, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मेघालय को स्वराज्य का दर्जा सबसे पहले कब दिया गया था? 1969 में। 3 सालों का निर्वाचन देखा गया। ठीक है, चलता हो, ऐसे रिश्ता चलता हो, छुट्टा छुट्टी ना होता हो। बात समझ गए? तब 72 में ममेत्री ध्यान रख लीजिएगा। कोई समस्या? आगे देखिए, हिमा चलेगी 1 कदम 71। अरे हिमा को कदम चलेगी तो 71। हिमाचल प्रदेश को 1971 में अस्तित्व में लाया गया। ये बतावा, ध्यान रखिएगा। हिमा चलेगी 1 कदम 71 में प्रदान किया गया। कोई समस्या? कोई दिक्कत? चलिए छुपा जाइए, ए छुपा जाओ बाबू। पंजाब के पास एक देसी रियासत थी जिसका नाम था पेप्स। पेप्स नाम था, पेप्सू नहीं था, पेप्स था। तो ये पंजाब के पास छोटी रियासत थी। इसको कहा गया कि इसको कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का क्या नाम था? शाह आयोग। क्या नाम था? शाह आयोग का गठन किया गया। बताओ, समझ रहा है ना? शाह आयोग 1966 में अपन रिपोर्ट दे दिया। कहा कि एक काम कीजिए, ये जो पेप्स है इसको तोड़ करके बांट दीजिए। बात समझे? कि जिस पेप्स में हिमालय आ रहा है उसको हिमाचल प्रदेश बना दीजिए, जहां हिंदी बोली जा रही है उसको हरियाणा बना दीजिए। तुम्हारे को थारे को ओजा लोग कहता है, नहीं कहता है? हरियाणा वगैरह में खड़ी हिंदी बोलता है लोग। जहां पंजाबी लोग बोल रहा है उसको पंजाब बना दीजिए, और इन दोनों का राजधानी बना दीजिए चंडीगढ़, और इसको केंद्र के हाथ में दे दीजिए। कोई समस्या? तो 1966 में 4 राज्यों का गठन हुआ। जो पहाड़ का इलाका था 1966 में, तो 1966 में आप हिमाचल प्रदेश जो यहां देख रहे हैं बाबू, और एक यहां हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं, तो 1966 में एक कमेटी रिपोर्ट दिया था। बात समझ गए? और हिमाचल प्रदेश को पूर्णतः राज्य का दर्जा 1971 में मिला। तो 66 में शाह आयोग ये सब किया, और 1971 में देते देते दर्जा दे दिया गया कि ले हिमाचल प्रदेश 71। ध्यान रहा? तो उसके बाद हिंदी के लिए हरियाणा, पंजाबी के लिए पंजाब, और दोनों के लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बनाया गया, और वो केंद्र के अधीन रख दिया गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कोई समस्या? कोई दिक्कत? कोई कष्ट? जिस दिन अगर हम पूछे आप नहीं बताएं, उस दिन होगा महाप्रलय। लाठी चलता लाठी, मार करबो हमें केले, गंगा मुंह मुंह करके बोल रहे हैं। हाँ, लाठी चलता हो तो लाठी। चलिए आगे आओ बाबू। चलो बच्चा, ए बबुआ देखो, अब आगे देखो, देखो 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 आगे देखो। 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया। सिक्किम को भी लिविंग रिलेशन में रखा गया। देखते हैं कर निर्वाचन ठीक है नहीं। सिक्किम तो बाहरी देश था, एक अंगूठा निकला हुआ है, देखिएगा। जब आप भारत का नक्शा पढ़िएगा ना, तो ऐसे नेपाल बनेगा और एक यहां बनेगा, ऐसे निकला हुआ है, और इस तरीके से भारत का ये वाला हिस्सा आपको देखने के लिए मिलेगा। बात समझ गए? ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये अरुणाचल प्रदेश, ये मेघालय, और ये असम, और उसके बगल में सिक्किम। पश्चिम बंगाल यहां से सटता है, यहां तक है। बात समझ गए?
तो सिक्किम यहां ऐसे मिलेगा आपको नक्शा में। सिक्किम का भी लूर लक्षण देखा गया कि ठीक होता हो कि नहीं होता हो, ऐसे चलता हो कि नहीं। बात समझे कि नहीं? हमको तो समझ में नहीं आता है, जो पकड़ुआ भी आया होता है वो सब कैसे जिंदगी अपन गुजारता होगा रे मैया। पकड़ुआ विवाह राइफल के नोक पर बियाह कर दिया, लड़के नोक, लड़का लड़की कैसे हो रहा है। अब बेचारा मान लीजिए गणेश सपना सजाए कि हम बिहार शिक्षक बनेंगे और खूब बढ़िया कन्या ले आएंगे। गए कहीं अररिया, उधर कहां जहां जहां होता है सब पकड़ा हुआ विवाह, गणेश जी गए पकड़ के बियाह कर दिया सब कौन हो लड़की से। तो जैसे करेजा पे गरम तावा सेका जाता है वैसे ही गणेश को लगेगा क्या सोचनी का भइल का। चलो बाबू आगे देखो। तब 35वां संविधान 1974 में किया गया संशोधन और से सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके इसका लक्षण ठीक था तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो 1975 में सिक्किम अस्तित्व में आया। तो सिक्का कितना रुपए का रहेगा? 75। सिक्का कितना का? नगवा 63, मुंबई गुजरात 60, ममेत्री मेघालय मणिपुर त्रिपुरा 72। कोई दिक्कत? आगे देखिए। हिमाचल प्रदेश 71। चलिए पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में दे दिया गया सिक्किम को और 22वां राज्य बनाया गया। 1987 में मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना। बात समझ गए? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये तीनों कब आया है? 87 में। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो अरुणाचल प्रदेश यानी कि अरुणवा जोरन लेके कहां जाएगा? गोवा। जोरन से, जोरन समझते हैं? चलिए बढ़िया। आज तक हम लोग पटना में दही नहीं जमा पाए, जमता ही नहीं है। ऐसे ही सवेरे दूधे टाइप का रहता है, दूध फट के दही जमता है हम लोगों का। फिल्टर में कौनो इल्टन मिल्टन फिल्टर नहीं जमे, आता ही नहीं है जमाने। अब एक चम्मच दही हम लोग किस मेथड से डालें? डाल दिए, तोप के धो दिए, सवेरे देखने तो दूध ऐसे ही है। तो ये सब काम पुरुषों का नहीं ना, दही जमाना, मसाला पीसना, ये हम लोग का काम है। हाँ वही बात तो मैं भी कह रही हूं। चलो अरुणाचल प्रदेश को 24वां पूर्ण राज्य बनाया गया। 87 में 3 राज्य ध्यान रखिएगा, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। पुनः 56वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1987 में गोवा को 25वां राज्य बना दिया गया। तो हम बोले 1987 में 3 राज्य। आगे देखिए। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड 27वां 28वां राज्य बनाया गया। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को 29 राज्य के रूप में 2 जून 2014 को स्वीकार किया गया। तो 29 राज्य हो गया। अभी कितना है? 28 राज्य है। तो जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये 29 से फिर कितना हो गया? 28। 7 केंद्र शासित प्रदेश था, 9 हो गया। 7 केंद्र शासित प्रदेश था तो 2 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया, 9 नहीं हो गया? 9 हो गया। फिर दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली को मिला के 1 कर दिया गया, फिर वो 8 हो गया। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है कि नहीं है? वर्तमान की स्थिति है। गड़बड़ाइए नहीं, गड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। गणेश भगवान गड़बड़ा दिए। आगे देखिए। देखो बाबू, जम्मू एवं कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आया। कब आया? 2019 में आया। 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित बनाए गए। 31 अक्टूबर को किसका जन्म दिवस? सरदार वल्लभ भाई। भारत में कौन सा दिवस? एकता दिवस। इसी दिन इंदिरा गांधी को गोली लग गई थी। बात समझ गए?
जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। माने बनाया गया कि नहीं? बनाया गया। तो 239 आर्टिकल 1 के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा रखी गई, अर्थात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। और आर्टिकल 239 के तहत लद्दाख में बिना विधायिका वाली सरकार दे दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, अर्थात लद्दाख में मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बात समझे कि नहीं? उसके बाद हाल ही के दिनों में दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव विधेयक पारित किया गया 2019 में। 2019 में 27 नवंबर को लोकसभा में और 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास कर दिया। और गृह मंत्रालय की सूचना के अनुसार 26 जनवरी 2020 से दादर एवं नागर हवेली दोनों मिलकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कोई समस्या? ये पीडीएफ आपके ग्रुप में चला जाएगा, घबराइएगा नहीं। बहुत जल्दी एसएमसी का ऐप आने वाला है, एप्लीकेशन। तो आप अपने दोस्त भाई यार जो यहां पटना नहीं रह पाते हैं और उनको प्रॉपर तैयारी करना है तो उनको बता दीजिएगा कि भावा देख जहां हम पढ़े हैं वहां का एप्लीकेशन है, तो वहां ऐसे ही हम लोग लाइव दिख जाएंगे। या आप भी कभी क्लास गाने चल गए 15-20 दिन के लिए तो क्लास ना छूटे, आपके लिए एप्लीकेशन ला दिया गया। बात समझे? आप घर से भी आराम से बैठ के देख सकते हैं। इसका मतलब ही नहीं कि आप हमेशा घरे के लिए रह जाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा, वो छुट्टी के दिनों के लिए। चलो आगे देखो। विभिन्न राज्य संघों के परिवर्तित नाम, जैसे मद्रास 14 जनवरी 1969 को तमिलनाडु बन गया। क्या बन गया? तमिलनाडु। आगे देखो, देखो बच्चा आगे। मैसूर 1973 में कर्नाटक बना। क्या बना? कर्नाटक। ए बतियाओ नहीं बाबू। अब लंका द्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप, इस सबको मिला करके 1973 में क्या बनाया गया? लक्षद्वीप। ये तो टाइपिंग में दिक्कत है, तो उतना तो कॉमन सेंस आपके पास है ये नहीं है? तो नहीं है तो आप लोल है, LOL। आगे देखिए, उत्तरांचल को उत्तराखंड 2006 में बनाया गया। पांडिचेरी को पुदुचेरी 2006 में बनाया गया। उड़ीसा को ओडिशा 2011 में बोला गया। कोई समस्या? आगे देखिए, अब राजधानी कुछ बदला है। राजधानियों तो बदलेगा? नहीं बदलेगा? बदलेगा। इधर देखो बाबू, तमिलनाडु की राजधानी कहां थी? मद्रास। 1969 में चेन्नई हो गई। क्या हो गया? केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम थी, 1991 में बदल के तिरुवनंत। महाराष्ट्र की राजधानी बंबई थी, 1969 में उसको मुंबई किया गया। मुंबई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता थी, 2001 में उसको कोलकाता। कौन काता? कोलकाता। कर्नाटक की राजधानी बंगलोर थी, तो 2006 में बंगलुरु कर दिया गया। कोई समस्या आज की क्लास में? अगर नहीं समझे हैं तो बताइए। ये पीडीएफ आपके ग्रुप में चला जाएगा। जो डेट, जो आयोग का रिपोर्ट सौंपना आपके किताब में मटेरियल में नहीं होगा, आप उसको जरूर लिख लीजिएगा। बात समझ गए? काहे कि वही क्वेश्चन है, किस राज्य का गठन कब हुआ, एक बार और ही आगे हम लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए, तो वहां भी आप देख लीजिएगा, हम आपको याद करा देंगे, घबराइएगा नहीं। समझे गणेश जी? प्रिंट आउट